गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज मीरा गर्ल्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर पोस्टेड हूँ, उदयपुर राजस्थान में। मैं आप लोगों को फ़ोटो केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। मेरे पिछले कुछ यूट्यूब अपलोड लेक्चर्स हैं जिनमें कि मैंने विभिन्न क्लासेस आपको पढ़ाई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस में 3rd ईयर में। अपना यूजीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने फ़ोटो केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं। इसी में आगे चलते हुए हम कुछ पद डिस्कस करते हैं, जिसमें कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो हमने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एस ऊर्जा तल से जब ऐसे ऊर्जा तल में जाता है जिसकी कि ऊर्जा उससे थोड़ी सी कुछ कम होती है लेकिन वो सेम एनर्जी लेवल है, तो उसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी अंतरातंत्र लंघन, जिसमें कि लेकिन इस तरह का ट्रांजिशन स्पिन से वर्जित होता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन एक डायरेक्शन में रखता है तो उसके पास वाला इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसके एंटी होता है, तभी वो एक दूसरे के समीप रह पाते हैं। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स पास पास नहीं रह पाते। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से S1 में उत्तेजित हो जाता है तो दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो वो, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, तो वो स्पिन अपना जो पहले वाला था वो ही रखे या अपना स्पिन परिवर्तित कर सकता है। जब सेम स्पिन में रहता है तो वो S1 स्टेट कहलाती है, लेकिन यदि वो अपना स्पिन नीचे पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पैरेलल कर लेता है तो वो उसकी ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। लेकिन ऑब्वियस है, क्योंकि पहले से स्पिन है तो वो अलाउड ट्रांजिशन होता है स्पिन के रेफरेंस में, लेकिन यदि उसने अपना स्पिन चेंज किया है तो वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं है स्पिन के रेफरेंस में। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं, एक यहाँ और ये हमारा S1 एनर्जी लेवल है जो, और ये हमारा T1 एनर्जी लेवल है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो अपना स्पिन वैसा का वैसा रखता है। तो ये इसकी स्पिन जो है वो अलाउ करता है कि ये यहाँ S1 में चला जाए। लेकिन अगर इसकी स्पिन चेंज हो जाए, ये इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के पैरेलल अपनी स्पिन कर ले, तो ये स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपस में से दूर हो जाते हैं यहाँ पर, तो इसका जो स्पिन है वो इसको चेंज करने का थोड़ा सा एनर्जी के साथ में परमिशन होती है और ये अपना स्पिन बदल लेता है। तो जो स्पिन सेम वाली स्टेज है उसे सिंगलेट स्टेज कहते हैं, और जो स्पिन चेंज कर लेता है उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से तात्पर्य यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब S1 में उपस्थित है तो वो T1 में जाने की कोशिश करेगा। अब ये डिपेंड करेगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में कि S1 और T1 एनर्जी लेवल में कितनी ऊर्जा का अंतर है। यदि ये ऊर्जा का अंतर कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्पिन इस तरह से है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ T1 में आसानी से आ जाता है। लेकिन यदि इस ऊर्जा का अंतर अधिक है तो वो वाला ट्रांजिशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं बेंजोफिनॉन दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें कि S1 और T1 में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जबकि ब्यूटाडाइन में एनर्जी का डिफरेंस बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से जो ट्रांजिशन है वो बेंजोफिनॉन में ट्रांजिशन, यहाँ आप देख सकते हैं, बेंजोफिनॉन में जो ट्रांजिशन है वो 100% हो जाता है, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन में ये ट्रांजिशन नहीं हो पाता, क्योंकि इन दोनों एनर्जी लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा का अंतर पाया जाता है। अब कुछ और मेथड्स हैं जिनमें कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी इधर उधर डेसिपेट कर सकता है, जिसमें एक है एनर्जी ट्रांसफ़र। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मॉलिक्यूल अपनी सिंगलेट से
अपनी ट्रिपलेट में ट्रांजिशन नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में ये दूसरे मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। इसे कहते हैं हम एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी गई है। अब ये यहाँ पर एक ब्रॉड वे में इसका मैकेनिज़्म समझाया गया है कि सपोज़ कोई एक मॉलिक्यूल है डी, डोनर के नाम से कह सकते हैं, एक मॉलिक्यूल है डी जिसने फोटोन या एनर्जी प्रकाश से लेकर के सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ये चला गया। अब यहाँ से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ये ट्रिपलेट स्टेट में आ गया है, नीचे लोअर एनर्जी लेवल में। इसके बाद में इसके पास में और कोई अगर परमाणु अणु उपस्थित है, वो यहाँ पर एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ए लिख करके दिखाया गया है। तो ये जो डी है, इस ए को अपनी ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करके इस ए को कर देता है ट्रिपलेट स्टेट में और खुद आ जाता है सिंगलेट स्टेट में। अब ये ट्रिपलेट स्टेट में हमें प्रोडक्ट दे देता है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में होना पॉसिबल होता है। तीसरा हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र। यदि कोई मॉलिक्यूल बड़ा है और उस मॉलिक्यूल में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होए कि वो एनर्जी एक एरिया से दूसरे एरिया को दे सके, तो इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में एनर्जी का, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेंजोफिनॉन ग्रुप है और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब बेंजोफिनॉन हमने ऊपर देखा था, बहुत आसानी से सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद में ये अपनी एनर्जी इस नेफ्थलीन ग्रुप को ट्रांसफ़र करके इसको कर देता है ट्रिपलेट में और खुद सिंगलेट स्टेट में बदल जाता है। तो इसे कहते हैं हम इंटर सिस्टम या इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र। चलिए नेक्स्ट हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं फोटोकेमिस्ट्री के हिसाब से। फोटो का तात्पर्य प्रकाश के द्वारा रसायन होना। वो प्रकाश के द्वारा रसायन होने पर हम उस रिएक्शन की, जो भी अभिक्रिया हो रही है, उसकी क्वांटम लब्धि, यानी उसकी कितनी क्वांटम एफिशिएंसी है। क्वांटम से तात्पर्य यहाँ प्रकाश के पैकेट्स जो कि एच न्यू से डिनोट किए जाते हैं वो है। तो कोई भी अभिक्रिया जो प्रकाश से संपन्न हो रही है उसमें कितना प्रकाश कंज्यूम हो रहा है या कितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, वो क्वांटम लब्धि द्वारा दिखाया जाता है। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। क्वांटम लब्धि आप देख सकते हैं, दिए गए समय में अपघटित हुए अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित होने वाले क्वांटम की संख्या या फोटोन की संख्या को हम क्वांटम लब्धि से डिनोट करते हैं। इसे ज्ञात करने का प्रैक्टिकल मेथड भी है। क्वांटम लब्धि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस इत्यादि। इनमें जो क्वांटम लब्धि है वो फॉस्फोरेसेंस में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो फोटोन है वो कंजप्शन कम है और डिग्रेडेशन या जो भी हीट डेसिपेशन है, एनर्जी डेसिपेशन है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उसके लिए एक क्वांटम से ही बहुत अधिक मात्रा में हमें अभिक्रिया मिल जाती है, अणुओं का अपघटन मिल जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं। इसको ज्ञात करने की एक विधि है जिसमें हम एक्टिनोमीटर काम में लेते हैं। हम इसमें किसी पदार्थ पर प्रकाश, ऑक्सैलिक एसिड स्पेशली लेते हैं और उसका हम विघटन देखते हैं। तो उस पर हम प्रकाश डालते हैं, वो विघटित होता है और उसमें कितना ऑक्सैलिक एसिड समय के साथ में बचा है उसको हम परमैग्नेट के द्वारा टाइट्रेट कर गए और ज्ञात कर लेते हैं। जो थ्योरी है वो यहाँ दी हुई है कि हम इतने मोल ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम यूरेनिल सल्फेट डाल देते हैं और उसको हम इरेडिएट करते हैं पराबैंगनी प्रकाश से, यूवी लाइट से। तो वो ऑक्सैलिक एसिड है वो अपघटित होना शुरू होता है। समय के साथ में उसका हम पोटेशियम परमैग्नेट से टाइट्रेशन करते हैं और उससे ये पता चलता है हमें कि कितने समय में कितना ऑक्सैलिक एसिड अपघटित हुआ। तो एक्टिनोमीटर के द्वारा हम ये अभिक्रिया क्वांटम यील्ड ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कार्बोनिल यौगिकों की फोटोकेमिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कार्बोनिल जो है
इस तरह से होता है। ये कार्बोनिल रिएक्टिव जो ग्रुप है वो है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं हम देख सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके लिए इसमें सिग्मा और से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ये पाई बॉन्ड है, तो इसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा क्योंकि ये 2 एनर्जी लेवल उपस्थित हैं। इसके अलावा इसमें नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन के पास में है। तो n इलेक्ट्रॉन्स होने से n से पाई स्टार ट्रांजिशन भी पाया जाता है। अब सिमेट्री के हिसाब से, क्योंकि जो सिग्मा है और सिग्मा स्टार हैं या पाई है और पाई स्टार हैं, इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी संरचना ऐसी होती है कि वो एक ही एक्सिस पर होते हैं। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि सपोज़ पी कक्षक से कॉम्बिनेशन हुआ है, तो 2 यहाँ पर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी एक्स एक्सिस पर है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी एक्स एक्सिस पर है। इसलिए यहाँ से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जाना इन वाले ऑर्बिटल्स में आसान होता है क्योंकि ये एक ही एक्सिस पर है। तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन, यानी ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है उसमें ये ट्रांजिशन संभव है। लेकिन जब हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और पाई स्टार की संरचना देखें, तो जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वो इस तरह से होता है। पाई जो ऑर्बिटल है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो उसके 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जब n और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इस तरह से इस एक्सिस पर प्रेजेंट है, जबकि हम देखें जो हमारा पाई स्टार ऑर्बिटल है उसकी एक्सिस डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर n में प्रेजेंट है और उसको पाई में जाना है, तो वो सिमेट्री एक्सिस अलग अलग हो गया है। ये x एक्सिस है, ये y और z में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करना आसान नहीं होता। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सीढ़ियाँ हैं, तो एक सीढ़ी से अगर वो सिमेट्रिक है सीढ़ी, तो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना आसान होता है। लेकिन अगर वो सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची, उनमें एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा, यानी उनकी ऊंचाई में अंतर बहुत ज़्यादा, या वो एक सामने की तरफ है और एक राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है, तो इस तरह की सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है और वो फिर सिमेट्रिकली अलाउ नहीं होता। यानी जो ऑर्बिटल्स की सिमेट्री है वो इस तरह के ट्रांजिशन को परमिशन नहीं देती, इसीलिए इस तरह के ट्रांजिशंस कम पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में 2 बैंड मिलते हैं। एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फोटोस्कोपी में, तो यहाँ पर एक बैंड है वो 285 नैनोमीटर्स का है, वो n से पाई स्टार है, और दूसरा 180 का है जो पाई से पाई स्टार है। अब यहाँ पर इनमें जो ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट आती है वो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कार्बोनिल अणु में एकक और त्रिक अवस्थाएं दोनों ही पाई जा सकती हैं, क्योंकि इनमें जो सिंगलेट और ट्रिपलेट में एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं n से पाई स्टार ट्रांजिशन, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पोलर है लेकिन इनका पोलैरिटी कम होती है, और हमें इस तरह के ट्रांजिशन के द्वारा हम कई सारी रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं जो फोटोन के एब्जॉर्प्शन से होती है। इन अभिक्रियाओं को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।